कैसे हैं आप सब? आरंभ करते हैं आज। और आज हम पढ़ेंगे एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। समझने के लिए कटिबद्ध हो जाओ, प्रतिबद्ध हो जाओ, सन्नद्ध हो जाओ और सीधे से बैठ जाओ। ठीक है? आप भी। आज हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण। क्या देखेंगे? व्याकरण शिक्षण। भाई किसी भी भाषा को जानना है तो उसमें व्याकरण की क्या उपयोगिता होने वाली है, इसको हम समझेंगे। देखो, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है वी धन आ धन क्री धन ल्युट प्रत्यय जुड़ने से व्याकरण बनता है। ठीक है? अब हिंदी में कहें तो अन प्रत्यय कह देंगे। ठीक है? व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? कि किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले जो नियम है, अशुद्धियों को निराकृत करने के लिए जिन नियमों का हम अध्ययन करते हैं, उन नियमों के समूह को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। जैसे ही मैंने ये वाक्य कहा, आप कहोगे गुरुजी आप गलत बोले, जबकि अर्थ आपको पता चल गया है। जबकि अर्थ आपको पता, आप कहोगे साहब पुल्लिंग कर्ता के साथ पुल्लिंग की क्रिया आनी चाहिए, आपने स्त्रीलिंग की क्रिया का प्रयोग कर दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है? इसका पता आपको किससे चला? व्याकरण से। किससे चला? व्याकरण से ही चला। ठीक है? मैंने कोई शब्द अशुद्ध लिख दिया, आप तुरंत टोकेंगे गुरुजी ये शब्द अशुद्ध है, देखो इसमें यण संधि होकर के ये आधा आएगा, आधा रे ऊपर जाएगा, रा पूरा रे नीचे आएगा। किसने ज्ञान करवाया? व्याकरण ने ज्ञान करवाया। तो हमारी एक धारणा बनी हुई है कि हम जब भी कोई भाषा सीखें तो हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है, इसको लेकर के विद्वानों में मतांतर है। क्या मतांतर है? कुछ लोग कहते हैं कि भाषा तभी सीखी जा सकती है तभी व्याकरण आए। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते, सीखनी भी पड़ेगी। मतलब किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की उपयोगिता कितनी है, पहले हमें वो समझनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि भाषा सिखाने के लिए व्याकरण कितनी जरूरी है, तब तक हम पढ़ाते समय व्याकरण के वेटेज को डिसाइड नहीं कर सकते। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भाषा को सिखाने में व्याकरण का महत्व क्या है, व्याकरण की उपयोगिता कितनी होनी चाहिए। उसी हिसाब से हम हमारी कक्षा शिक्षण में व्याकरण के वेटेज को डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे इतनी व्याकरण पढ़ानी। समझ में आ गई? भाई सामने 5वीं तक के बच्चे हैं, 8वीं तक के बच्चे हैं, 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, तो हमें ये तो ध्यान होना चाहिए ना कि 8वीं तक तो इतनी व्याकरण पढ़ानी है, 10वीं तक इतनी पढ़ानी है और 10वीं के ऊपर के लेवल में हमें इतनी पढ़ानी है। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण की उपयोगिता को लेकर के 3 सिद्धांत चलते हैं। पहला सिद्धांत है, ध्यान से समझना, इसमें लिखना बहुत कम रखेंगे, व्याकरण अतिरेक सिद्धांत। मतलब नोट्स में अपन इसमें कम विषय वस्तु लिखेंगे, समझेंगे अधिक। ठीक है? व्याकरण अतिरेक सिद्धांत, नाम से समझना व्याकरण का क्या हो रहा है? अतिरेक। अतिरेक मानी अधिकता, अतिरेक मानी क्या हो रही है? अधिकता। इस सिद्धांत के मानने वालों का मत नाम में ही स्पष्ट हो गया। क्या? कि व्याकरण, भाषा पढ़ाते समय व्याकरण पर ही निर्भर रहना है, व्याकरण पर ज्यादा बल देना है, क्योंकि व्याकरण भाषा में अनुशासन लेकर के आती है। अरे व्याकरण को शब्दानुशासन तो कहा गया है पतंजलि के द्वारा। तो व्याकरण पढ़ाने में, भाषा पढ़ाने में व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको मुख्य बल ही किस पर देना है? व्याकरण के बिना भाषा का ज्ञान संभव ही नहीं। ऐसा कौन कहते हैं? व्याकरण अतिरेक सिद्धांत को मानने वाले, इस सिद्धांत में आस्था रखने वाले लोग। लेकिन हम इसका खंडन कैसे करें? इसका खंडन करने वाले ये कहते हैं कि बच्चे ने बचपन में अपनी जो मातृभाषा सीखी है, घर समाज परिवार में बैठ करके, उसने पहले व्याकरण पढ़ी थी क्या? बोलो, पढ़ी थी क्या? तो फिर आप कैसे कह सकते हो किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण ज्यादा जरूरी है? देखना, पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर के चल रहे अपन। थोड़ा सा ऊर्जावान बन करके बैठो, वाले से उत्तर दो। व्याकरण अतिरेक सिद्धांत का क्या मानना है? भाषा पढ़ने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी, व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा का ज्ञान संभव ही नहीं है, ऐसा कह दिया। अब हम इसकी समालोचना करें कि ठीक है व्याकरण जरूरी तो है, लेकिन कबीर तो कभी स्कूल नहीं गए,
लेकिन आज कबीर भाषाविद तो हैं, उनकी भाषा को समझने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं। समझिए आप इस बात को। बहुत से कवि और साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने व्याकरण क्या क्या विद्यालय का मुख नहीं देखा, लेकिन वो भाषा में तो निपुण थे। इसका मतलब भाषा व्याकरण पर निर्भर नहीं है, भाषा व्याकरण पर निर्भर है। हमने बचपन में हमारी जो मातृभाषा का अध्ययन नहीं किया, हमने उसको हृदयंगम कर लिया बिना किसी अध्ययन के। हम बोलने लगे थे। स्कूल जाने से पहले अपने को भाषा बोलना आता था कि नहीं आता था? सुनकर के अर्थ समझना भी आता था। तो हम ये कह सकते हैं विद्यालय आने से पहले बच्चे भाषा की पूंजी से लेस होते हैं। लेस माने जैसे हथियारों से लेस होते हैं ना, वैसे लेस अंग्रेजी वाला LESS मत कर देना आप, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम क्या करते हैं? डिनाई करते हैं। व्याकरण के बिना भाषा सीखी जा सकती। फिर इस सिद्धांत को डिनाई करते ही एक नया सिद्धांत निकल करके आता है, क्या? अव्याकृत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई? इसके खंडन से इसका मंडन हो रहा है। इसका खंडन क्या है कि बिना व्याकरण के भाषा सीखी जा सकती है। हमने मातृभाषा का अध्ययन बिना व्याकरण के ही किया है, अपन समाज से सीखी है मातृभाषा। ठीक है, कबीर का जैसे हमने उदाहरण दिया, बहुत से साहित्यकार ऐसे हुए जो भाषा के प्रयोग में निपुण थे, भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में इतने निपुण थे कि उनकी निपुणता को पहचानने के लिए लोगों को विद्यालय में जाना होता है। समझे आप इस बात को? तो उन्होंने व्याकरण पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? अव्याकृत व्याकरण की जरूरी नहीं, हटाओ, नहीं पढ़ानी व्याकरण। बिना व्याकरण के भी भाषा सिखाई जा सकती है, क्योंकि व्याकरण भाषा का अग्रगामी नहीं है, व्याकरण भाषा का अनुगामी है। व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलता है। पहले जन्म भाषा का हुआ है, फिर व्याकरण का हुआ है। व्याकरण से भाषा नहीं है, भाषा से व्याकरण है। तो जब भाषा से व्याकरण है तो व्याकरण से भाषा कैसे सीखी जा सकती है? समझना आप इन शब्दों के खेल को। पर इन्होंने क्या कहा कि व्याकरण भाषा के पीछे चलने वाला है, पश्चगामी है। पहले भाषा का जन्म हुआ, फिर भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने के लिए व्याकरण का जन्म हुआ। क्या हुआ? हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, व्याकरण भाषा का क्या है जी? अनुगामी है। इस गेट को बंद कर दो ना, ठीक है। व्याकरण भाषा का क्या है? अनुगामी है। क्या है? अनुगामी। तो जब यदि व्याकरण ही भाषा का अनुगामी है, भाषा से व्याकरण है, व्याकरण से भाषा नहीं है, तो आप व्याकरण से भाषा सीख भी कैसे सकते हैं? भाई जैसे व्याकरण अनुवाद विधि होती है, उसमें आप कितना ही अनुवाद सीख लो, आप भाषा के प्रयोग में कुशल नहीं हो सकते, व्यावहारिक प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप केवल सिद्धांतों में उलझ करके रह जाएंगे। और भाषा भावों की संवाहिका होती है, उसको केवल सिद्धांतों में बांध करके आप भाषा के प्रयोग में निष्णात नहीं हो सकते, निपुण नहीं हो सकते। ये कह करके इन्होंने इस ऊपर वाले सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन। और नया सिद्धांत दिया, नाम क्या हुआ? बोलो, अव्याकृत सिद्धांत। अव्याकृत सिद्धांत क्या? अव्याकृत सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण जरूरी है ही नहीं, बिना व्याकरण सीखे भी भाषा के प्रयोग में कुशल हुआ जा सकता है। व्याकरण पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि मातृभाषा जब हमने सीखी तो व्याकरण नहीं पढ़ा था। बिना व्याकरण के हम मातृभाषा के प्रयोग में क्या हो गए थे? निपुण हो गए थे। हो गया खत्म खेल। अब अपन इन दोनों पर चिंतन करें। क्या चिंतन करें? कि यार एक तो कह रहा कि व्याकरण ही पढ़ाओ, व्याकरण के बिना भाषा नहीं सीख सकते। दूसरा कहता व्याकरण को गोली मारो, बिना व्याकरण के भाषा सीखी जा सकती। दोनों ही सिद्धांत थोड़े अतिवादी हैं, दोनों ही अपनी अपनी बात को ज्यादा जकड़े हुए हैं, अडिग हैं उस पे। एक तो कहता कंप्लीट हटा दो, एक कहता कंप्लीट निर्भर रहो। दोनों ही बातें बढ़ चढ़ करके है, ठीक है। तो अपन इसका एक मध्यम मार्ग अपनाते हैं। जीवन में भी श्रेष्ठ मार्ग मध्यम मार्ग ही होता है। बुद्ध के उपदेश मध्यम मार्ग की ही बात करते हैं। मध्यम मार्ग क्या? प्रैक्टिकली सोचो, क्या कंप्लीटली व्याकरण पर निर्भर हो जाएंगे तो भाषा सीख जाएंगे और वो नीरस भी हो जाएगा, उसकी उतनी जरूरत भी नहीं है। और कंप्लीटली व्याकरण को हटा देंगे तो भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग में क्या नहीं हो पाएंगे? निपुण। इसलिए हम एक बीच का तरीका निकालते हैं, सहयोग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ये सहयोग सिद्धांत क्या कहता है? समझना, बात समझ लेना, बस बातें हैं, बातें ही हैं सब कुछ, ठीक है। सहयोग सिद्धांत क्या कहता है कि आपको भाषा का ज्ञान लेने के लिए संपूर्णतः व्याकरण पर निर्भर नहीं रहना, लेकिन भाषा की गठन,
शब्दों की रचना और व्युत्पत्ति जानने के लिए आपको व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान होना भी चाहिए, क्योंकि यदि एकदम ही आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का आप निर्धारण ही नहीं कर पाएंगे। कंप्लीटली व्याकरण पे तो नहीं निर्भर होना, लेकिन व्याकरण को कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करना है। और ये कौन सा सिद्धांत है, समझ में आ गई? तो मस्तिष्क में एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि व्याकरण की कितनी जरूरी है, थोड़ी जरूरी है। व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान तो होना ही चाहिए, वरना तो हम एकदम अशुद्ध प्रयोग करने लग जाएंगे भाषा का, हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा कि हम शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध। भाई जैसे हम जिन कबीर की ही बात कर रहे थे, भाषा के प्रयोग में तो निपुण है, लेकिन भाषा शैली के दृष्टिकोण से तो अशुद्ध लिखा गया है बहुत सा, ठीक है, बहुत सा अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो आपको व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक उसी पे डिपेंडेड नहीं रहना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मन में एक प्रश्न जन्म लेता है कि व्याकरण पढ़ाना कब से चालू करना चाहिए बच्चों को, बच्चों को हम व्याकरण कब से सिखाएं? उपयोगिता जब सामने आ गई तो उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि व्याकरण से भाषा नहीं है, तो बच्चे को प्रारंभिक तौर पे व्याकरण का ज्ञान करवाना जरूरी नहीं है। भाई देखना, इसमें मैं 2 स्तरों पे बात करता हूं। एक 5वीं तक का स्तर है, प्राथमिक स्तर जो है, प्राथमिक स्तर का बच्चा व्याकरण समझ पाएगा क्या? पहला प्रश्न तो है, वो नहीं समझ पाएगा, वो नियमों और सिद्धांतों की व्याख्याओं में नहीं फंस सकता, वो नहीं जानता इतना। तो फिर मन में प्रश्न उठता है, क्या इसको अशुद्ध भाषा सिखा दे? नहीं जी, आप इसको जो कुछ सिखाओ वो शुद्ध सिखाओ, व्याकरण के अनुरूप सिखाओ, व्याकरण का उसको अलग से ज्ञान मत दो, लेकिन आपका करेगा तो वो अनुकरण ही ना। तो आप शुद्ध तो उच्चारण बोलो और शुद्ध शब्द लिखो और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करो, ताकि बच्चे में हैबिट ही शुद्ध लिखने की पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि व्याकरण की उपयोगिता क्या? भाषा के शुद्ध रूप का निर्धारण करना। बच्चा तो आप जो सिखाओगे वो सीखेगा, तो आप सिखाओ ही शुद्ध, कंप्लीटली शुद्ध सिखाओ, तो बच्चा अपने आप शुद्ध उच्चारण करने लगेगा। बाकी व्याकरण का आप उसको अलग से ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि वो नियमों को, तथ्यों को समझने की उसकी मानसिक क्षमता उस समय नहीं होती। तो व्याकरण का प्रारंभिक शिक्षण कौन सी कक्षा से आरंभ करना चाहिए? 6वीं कक्षा से आरंभ कर। क्या 6वीं कक्षा से व्याकरण को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है? नहीं, 6वीं कक्षा से व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान दे देना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान, जैसे कुछ पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते लगा कि इतना तो बच्चे के लिए जानना जरूरी है, वो 5वीं तक तो शुद्ध भाषा का प्रयोग, शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की आदत विकसित करने, व्याकरण की चर्चा नहीं करनी, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाना। 6वीं कक्षा से भाषा सिखाते सिखाते साथ में व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान दो। अलग इस समय भी आप अलग से व्याकरण शास्त्र की पुस्तक नहीं चला सकते, उनके लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं चालू कर सकते आप, उनको अलग से आप संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़ा सकते आप उसको। व्यावहारिक सामान्य व्याकरण का ज्ञान, व्यावहारिक प्रयोग कर पाए वो, उतना सिखाना आरंभ कर दीजिए। कौन सी कक्षा से? 6वीं कक्षा। और जो आपका माध्यमिक स्तर होता है, माध्यमिक स्तर तक आते आते आप उनको अलग से विषय के रूप में क्या पढ़ा सकते हैं? विषय के रूप में व्याकरण का आरंभ माध्यमिक स्तर पे होगा, व्यावहारिक व्याकरण का आरंभ 6वीं की कक्षा से होगा। प्राथमिक स्तर तक व्याकरण का अलग से अध्ययन नहीं करवाना चाहिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की आदत आप बच्चे में क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ गया कंसेप्ट पूरा? ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि व्याकरण पढ़ाते समय मस्तिष्क में कौन सा सिद्धांत रखना है। बोलो कौन सा सिद्धांत? और सहयोग सिद्धांत क्या कहता है? कंप्लीटली व्याकरण पर निर्भर भी नहीं रहना है और कंप्लीटली व्याकरण को छोड़ना भी नहीं। 5वीं तक अपन बच्चे को शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की आदत डालते रहे तो उसमें गलत आदत ही विकसित नहीं हुई। 6वीं से थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना चालू कर दिया और माध्यमिक स्तर पे आते 9वीं 10वीं तक आते आते अलग से व्याकरण की बुक चला दी, अलग से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन चालू करवा दिया। अब आप वहां टॉपिक कह करके पढ़ा सकते हो जी, ये वाक्य विचार है, ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये उपवाक्य है, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, अलग से व्याख्या कर सकते हो। 9वीं 10वीं तक आते आते वो सूत्रों को समझ सकता है, लेकिन 5वीं तक के बच्चे में तो उतना बोध नहीं होता। 6वीं के बच्चे के लिए वो बहुत भारी हो जाएगा और अपने को इतना व्याकरण पर निर्भर रहना भी नहीं है। ये हमें कौन सा सिद्धांत कह रहा है? सहयोग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कह रहा है? सहयोग सिद्धांत। ये पत्थर इसके एकदम कोने पे लगाओ, पीछे नहीं, तब ये रुकेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब व्याकरण पढ़ाने के लिए हम कौन सी विधियों का प्रयोग करें? व्याकरण सिखाने के लिए हम करें क्या? ध्यान से देना, आपको बहुत कुछ मस्तिष्क में रखना है, बहुत कुछ मस्तिष्क में रखना है। व्याकरण पढ़ाने के लिए अपन एक तो विधि काम में लेंगे, आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। एक विधि हम काम में लेंगे, निगमन विधि। कौन सी विधि?
निगमन विधि। एक विधि हम काम में लेंगे भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि। तो अमूमन अपन ये 3 विधियां काम में लेते हैं। चौथी हम एक ले सकते हैं आगमन निगमन का मिला जुला स्वरूप। ठीक है, अब आगमन निगमन और भाषा संसर्ग विधि, इन विधियों के माध्यम से हम बच्चे को क्या सिखाएंगे जी? व्याकरण सिखाएंगे। अब आगमन विधि को भी अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपकी प्रयोग प्रणाली होती है, कौन सी प्रणाली? और एक आपकी होती सहयोग प्रणाली। कौन सी प्रणाली? सहयोग प्रणाली। निगमन विधि को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो सूत्र विधि और एक पाठ्य पुस्तक विधि। एक तो सूत्र विधि और एक पाठ्य पुस्तक विधि। और इस भाषा संसर्ग विधि को क्या कहा जाता है? अव्याकृत विधि। कौन सी विधि? अव्याकृत विधि। अब समझना ध्यान से, आप आगमन और निगमन को अलग से पढ़ते आए हैं। ये आगमन विधि, ये निगमन विधि है। आगमन एक पढ़ाने के तरीके का नाम है, आगमन पढ़ाने की एक शैली का नाम है। और वो शैली क्या कहती है? ध्यान से एक साथ इन तमाम चीजों को समझना है। ठीक है, आगमन क्या कहती है? उदाहरणों से किसकी स्थापना करनी है? किसकी स्थापना करनी है? नियम की स्थापना करनी। मतलब क्या हुआ? फिर खुल गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप बच्चे के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करो। कर दिए उदाहरण प्रस्तुत, उदाहरणों में तुलना करवाओ, तुलना से निष्कर्ष की स्थापना करो। ऐसा करने से बच्चे की चिंतन क्षमता का विकास होता है, उसको रटना नहीं पड़ता और सहज ढंग से उसको विषय वस्तु अधिगम हो जाता है, उसको अलग से रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता। जब वो खुद सिद्धांतों की स्थापना करेगा तो स्वाभाविक तौर पे उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो आगमन विधि के लिए अपन आगमन विधि को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2। एक तो कौन सी? प्रयोग और एक कौन सी? सहयोग। और निगमन, निगमन में क्या होता है? मोटे तौर पे एक माइंड में रखो एक बार, नियम से कि पहले तो आप क्या दे दो? नियम। क्या दे दो? नियम। अब नियम का फिर उदाहरण में क्या करो? प्रयोग। पहले तो नियम दिया, नियम को समझा दिया, फिर किसी उदाहरण में उस नियम का क्या करवाया? प्रयोग करवाया, तो बच्चा वो सीख जाएगा। ठीक है, अब ये एक बार मोटे तौर पे माइंड में अपन इनको रख लें। क्या है फिर? क्या है? भाषा संसर्ग विधि। संसर्ग मानी साथ रहना, संसर्ग मानी साथ साथ रहना। किसके साथ साथ? भाषा के साथ साथ। अगला नाम क्या है? अव्याकृत, मतलब व्याकरण का प्रयोग नहीं करना। मतलब क्या हुआ? हमारा सहयोग सिद्धांत ऐसा ही कुछ कह रहा था क्या? भाषा के साथ साथ, शुद्ध भाषा के साथ साथ रहना है, लेकिन व्याकरण का अधिक प्रयोग नहीं करना। तो सबसे पहले इसी को मस्तिष्क में रखो। क्या? अरे भाई, आपके पास 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे हैं, मान लीजिए 8वीं तक के बच्चे, 10वीं तक के बच्चे हैं। आप उनको जो भाषा की पुस्तकें देते हैं वो अच्छे लेखकों की पुस्तकें दीजिए, जिन्होंने व्याकरणिक तौर पे शुद्ध लिख रखा है। तो बच्चा सीखेगा किससे? बच्चा तो अनुकरण से ही सीखेगा। अब उसके सामने विषय वस्तु जब पूरी शुद्ध आएगी, विषय वस्तु उसके सामने पूरी शुद्ध आएगी, तो उसमें गलत आदतें विकसित ही नहीं होगी। भाई, उसने बचपन से यदि अभयारण्य नहीं पढ़ा है तो वो अभयारण्य काहे को बोलेगा? समझे आए आप इस बात को? उसने बचपन से द्वारका ही पढ़ा है तो वो द्वारिका क्यों बोलेगा? उसने बचपन से भगीरथ ही पढ़ा है तो वो भागीरथ क्यों बोलेगा? समझे आप? तो अच्छे विद्वानों की अच्छी पुस्तकों के संसर्ग में बच्चे को लेकर के आना चाहिए, ताकि उन पुस्तकों पढ़ते 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 बिना अलग से व्याकरण पढ़ाए भी बच्चे को शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्या बन जाए? आदत बन जाए। लेकिन इसके दोष को भी समझना, ये चीजें कोरिलेटेड है। इससे व्याकरण का विशद ज्ञान बच्चे को हो पाएगा क्या? हाँ या ना? छिटपुट और बिखरा हुआ ज्ञान हो पाएगा। ये मनोवैज्ञानिक है विधि कि अलग से आपको व्याकरण पढ़ाना ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ये अधूरी विधि है, इससे व्याकरण का ज्ञान हो भी नहीं। शुद्ध अनुकरण की आदत तो विकसित हो जाएगी, लेकिन अलग से व्याकरण शास्त्र में वो बालक निपुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि महाराज चिटपुट बिखरा हुआ ज्ञान मिल पाएगा, अलग से उसको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस विधि को बड़ी उत्तम विधि माना जाता है सामान्य बच्चों को व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान करवाने के लिए, लेकिन उच्च कक्षाओं के बालक है, उनको व्यावहारिक ज्ञान से काम पड़ जाएगा क्या? उनको तो सब पूरी संधि भी आनी चाहिए, समास भी आना चाहिए, उपसर्ग भी मालूम हो, प्रत्यय भी मालूम हो, उनको तो आपके अव्यय भी पता होने चाहिए, विकारी भी पता होने चाहिए। उनके लिए तो व्याकरण का विशद अध्ययन उनको करना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो ये कौन सी विधि है आपकी? भाषा, बोलो, भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? आगमन और निगमन की। देखना, इस भाषा संसर्ग का एक प्रश्न कई बार आता है,
अच्छे विद्वानों की पुस्तकों के संसर्ग में लाकर के बच्चे को भाषा का व्यावहारिक ज्ञान करवाना कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि। दूसरा नाम क्या? अव्याकृत, व्याकरण पे विशेष बल नहीं देना, बिना व्याकरण के ज्ञान के। खैर, अब आते हैं अपन किस पे? आगमन पे। किस पे आते हैं? आगमन के कितने रूप थे भैया? पहला कौन सा है? प्रयोग। कौन सा है? प्रयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली में क्या होगा, ध्यान से समझना, 4 सोपानों में ये चलेगी, ठीक है? मस्तिष्क में इन सब बातों को रखना है, तो थोड़ा सा ऊर्जावान बन के बैठ जाओ, ये काफी बातें हो जाएंगी, ठीक है? पहले आपने बच्चों को क्या दिए जी? बोलो क्या दिए? उदाहरण प्रस्तुत कर दिए बच्चों के सामने, ठीक है? अब उदाहरणों में आपने क्या किया कि तुलना, और आपस में उनके क्या स्थापित किया? संबंध। अरे क्या किया? उदाहरणों में तुलना और संबंध स्थापित किया, और उससे क्या निकला? निष्कर्ष निकला। उससे क्या निकला? निष्कर्ष या नियम का क्या हुआ? प्रतिपादन हुआ। अब आप इसकी पुष्टि के लिए इसका क्या करोगे? प्रयोग। और इसमें कुशलता के लिए क्या करोगे? अभ्यास। क्या करोगे? अभ्यास। तो ये 4 सोपान किसके होते हैं? प्रयोग विधि के या आगमन विधि के। कितने चरण हो गए? 4। इस प्रयोग विधि के कितने सोपान हो गए? 4। पहले क्या देंगे? राम ने रावण को मारा। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है जी। फिर दूसरा उदाहरण दिया, हर घर में रावण बैठे हैं। रावण कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। कौन सी हो गई? जातिवाचक, ठीक है? फिर एक उदाहरण फिर दिया, चंदावर युद्ध में जयचंद मारा गया। जयचंद कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश को जयचंदों से बचाना होगा। जयचंदो कौन सी हुई? जातिवाचक। अब इनमें तुलना और संबंध स्थापित किया तो उससे एक निष्कर्ष निकला, क्या? कि व्यक्तिवाचक जब जब बहुवचन में आ रही है तो क्या बन रही है? जातिवाचक। क्या बन रही है? जातिवाचक। अब इसकी पुष्टि के लिए इसका वापस क्या किया? प्रयोग। कि रावण के भाई का नाम विभीषण था। विभीषण व्यक्तिवाचक, और हमें विभीषणों से सावधान रहना होगा। क्या हो गई? जातिवाचक। श्रवण कुमार मातृभक्त पितृभक्त था। श्रवण कुमार व्यक्तिवाचक। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। जातिवाचक। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहले क्या देंगे? बोलो। फिर उनमें क्या स्थापित करेंगे? तुलना और संबंध। फिर क्या निकालेंगे? निष्कर्ष। और निष्कर्ष का क्या करेंगे? प्रयोग या अभ्यास। इन 4 सोपानों में कौन सी विधि आगे बढ़ती है? प्रयोग। कौन सी विधि बढ़ती है? प्रयोग। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अपन इसके गुण दोषों की यदि साथ साथ ही चर्चा कर ले तो कोई दोष थोड़ी ना है। मुझे बताओ, इस ढंग से हम पढ़ेंगे तो समय अधिक लगेगा कि कम लगेगा? मैं आपसे निकलवाना चाहता हूं, बोलो। इसमें समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा, ठीक है? लेकिन इस ढंग से हम पढ़ेंगे तो समय भी अधिक लगेगा और मेहनत भी क्या होगी? अधिक होगी, श्रम अधिक होगा। वह शिक्षक को भी अधिक जोर आएगा और विद्यार्थियों को भी काफी काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक तो भाई मैं इतना ही कह दूं, सुधी धन उपास्य का शुद्ध उपास्य बना, ई का यह बनेगा। पहले तो नियम समझाया, ई को यणची, ई का यह, उ का वह, री का रह बनता है। 3 उदाहरण दिए बच्चों, संधि समझ में आई। अब महाराज अपन 3 दिन तक यहाँ जो है ना यण संधि की अभ्यास 3-4 दिन तक करते रहते हैं, तो समय तो अधिक लगता है ना, श्रम मेहनत भी अधिक लगती है, ठीक है? और इस विधि के प्रयोग के लिए कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है, ठीक है? सामान्य अध्यापक इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक। अरे भाई, आपको समझाने के लिए 500 उदाहरण तो चाहिए ना, वो नहीं होंगे आप कहां से करेंगे? तो ऐसे तारीफ किया करो यार, क्या? ठीक है, कुशल अध्यापक इसका क्या कर पाएंगे? प्रयोग। अब मुझे बताओ, इस विधि से आपने कुछ सीखा है तो आपको रटना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं रटना पड़ेगा? क्योंकि आपने उस नियम का इतनी बार प्रयोग कर लिया। पहले तो उस नियम की स्थापना ही आपने की है, तो स्थापना आपने की है तो कौन सी क्षमता विकसित हुई है? अवबोधनात्मक क्षमता। कौन सी क्षमता? अवबोधन मानी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ा है, क्योंकि हमने खुद तुलना करके नियम की स्थापना की है, हमने रटा नहीं है। तो अवबोधनात्मक शक्ति का क्या होता है? विकास, जो किसको विकसित करती है? चिंतन को। ये सब चीजें कोरिलेटेड है, ठीक है? तो हम इसका एक गुण ये भी कह सकते हैं कि रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता। रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता, क्योंकि छात्र खुद समझ समझ करके आगे बढ़ता है, ठीक है? ये इसके क्या हो गए भैया? गुण हो गए, ठीक है? तो समय अधिक लगता है, श्रम अधिक लगता है, ये दोष भी है। ये क्या हो गया? दोष। इससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो या ना हो, बच्चे कुचरणी करना चालू कर सकते हैं, हमारा पाठ्यक्रम नहीं हुआ, वो ये भूल सकते हैं कि हमें कितना अच्छा पढ़ाया गया है, ठीक है? ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? दोष। क्या होगा? दोष होगा। कुशल अध्यापक हर जगह मिले ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी इसका क्या हो गया? दोष। हाँ, अरे हाँ, इसके दोष हैं, आप मुझे देख देख के हंस रहे हो, ठीक है? हाँ, और
हाँ, लेकिन अब देखो इन चीजों को कैसे घुमाया जा सकता है, इससे रटने की प्रवृत्ति विकसित तो नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहां मैं एक चीज बताऊं कि जैसे अपन इसके बाद बढ़ेंगे निगमन, निगमन में क्या करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो रटना दोष है ना, अरे रटना दोष है ना, तो रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है वो तो दोष हो गया, लेकिन रटने से स्मरण शक्ति का विकास होता है ये गुण हो गया। अरे रटेगा भी कौन, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी वही तो रटेगा, तो रटना दोष है तो स्मरण शक्ति का विकास होना क्या है, गुण है। यहां देखना साथ समझना, यहां समय अधिक लगा है तो वहां समय कम लगेगा, यहां श्रम अधिक हुआ है तो यहां श्रम कम होगा, यहां कुशल अध्यापक ही ये प्रयोग में ले सकते तो सामान्य अध्यापक भी निगमन का प्रयोग कर सकते हैं, समझ में आ गई। यहां अवबोधनात्मक क्षमता का विकास होता है गुण है, तो यहां रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है ये दोष है। दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की क्या है, विपरीत सी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, पुनः देखना आगमन में पहला मेथड देख रहे हैं कौन सा, प्रयोग। कौन सा, प्रयोग। प्रयोग के कितने सोपान होंगे, 4। पहले क्या देंगे, बोलो, उदाहरणों में क्या करेंगे, और संबंध, उससे क्या निकलेगा, निष्कर्ष, फिर उसका क्या करेंगे, प्रयोग या अभ्यास। ये कौन से मेथड हो गए, प्रयोग। कौन सा मेथड हो गया, प्रयोग प्रणाली। अब महाराज एक बात समझो, आप बातें हैं बातों का क्या। आप मान लीजिए संधि पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। संधि पढ़ते समय आपने 200 उदाहरण सोल्व कर लिए कि ए या आ का उ या उ के साथ मेल होने पर क्या बनता है, ओ। क्या बनता है, ओ। और 200 उदाहरण सोल्व करने के बाद आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा, आपके माइंड में स्वतः ही फीड हो जाएगा, ठीक है, अपने आप फीड हो जाएगा। लेकिन फिर आपके सामने एक उदाहरण आएगा, प्रधन ऊड, प्रधन ऊड, और इसका महाराज क्या बन जाएगा, प्रौढ़। तो आपने आगमन विधि से जिस सिद्धांत की स्थापना की वो यहां आपको धोखा दे देगा, ठीक है, यहां आपको गड़बड़ कर देगा। मतलब आगमन विधि भी अपने आप में पूर्ण, तो समझना आप इस चीज को, आपने स्थापना की थी कि ए आका उ के साथ मेल होने पर क्या बनता है, ओ। लेकिन आगमन विधि से आपने जिस सिद्धांत की स्थापना की वो यहां प्रयोग ले पा रहा है क्या, नहीं ले पा रहा। भाई आपके सामने उदाहरण आ गया, अक्षधन उहिनी, क्या आ गया, अक्षोहिनी। तो आपके सिद्धांत से तो ओ बनना चाहिए था ना, लेकिन यहां तो क्या बन गया, औ बन गया। क्या बन गया, औ। आपने पढ़ा है ए आ का ई के साथ मेल होने पर ए बनेगा, लेकिन आपके पास उदाहरण आ गया स्वधन ईरिनी, और यहां क्या बन गया, स्वेरेने। तो आगमन से आपने जिस सिद्धांत की स्थापना की यहां आपका मस्तिष्क खराब कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा। तो ये इसका क्या हो गया, दोष। क्या हो गया, दोष। समझ में आई बात। अब इनमें कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, एक ये चीज भी अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कौन से। अब इसको, इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा तरीका हम बताते हैं। उदाहरण बड़ा होता है और नियम छोटा। अरे उदाहरण तो बड़ा होता है भाई, अपन जैसे सुधी धन उपास्य का शुद्धि उपास्य बनाएंगे तो 5 पंक्तियां भरे के कायदे से बनाएंगे, तो ठीक है। और नियम तो छोटा सा है, इको यणची, और इस इको यणची की व्याख्या के अंदर अपन ने कॉपी के 15 से 20 पन्ने भर रखे हैं उदाहरणों के अंदर। तो उदाहरण बड़ा होता है और नियम छोटा, याद करने के लिए बता रहा हूं, कहीं अपन कंफ्यूज ना हो। तो स्थूल मानी क्या होता, बड़ा, स्थूल मानी क्या होता है, बड़ा, और सूक्ष्म मानी क्या होता है, छोटा। तो ये कैसे चलेगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कैसे चलेगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। अब उदाहरण में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, वो हमारे सामने है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अरे भाई इको यणची देख करके पता चलता है क्या क्या होगा, नहीं। लेकिन प्रतिधन एक का प्रत्येक बनाया हुआ हो तो हमें पता चल जाएगा कि ई का क्या बनाया गया है। यह सूत्र को समझने के लिए तो क्या चाहिए, उसकी व्याख्या चाहिए, उसकी क्या चाहिए, व्याख्या चाहिए। तो उदाहरण में जो कुछ घटित होता है वो सामने होता है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। और ध्यान देना आप इस बात को, उदाहरण को विशिष्ट माना जाता है। उदाहरण को क्या माना जाता है, इसको एक विशेष याद रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मान लीजिए आप कोई उदाहरण कर रहे हैं और आपने किया, मैंने कहा अरे भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो आप अपनी पुष्टि के लिए क्या लेकर के आएंगे, प्रमाण। क्या लेके आएंगे, प्रमाण। हमेशा क्या होता है, नियम। अरे प्रमाण क्या होता है भाई, मैं पूछूं आपने अक्षधन उहिनी का अक्षोहिणी क्यों बनाया, तो आप वार्तिक लेकर के आएंगे, अक्षाह दुहिनम उपसंख्यानम से महर्षि कात्यायन ने बनवाया है जी, और वो कहते ही हम मान लेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अरे कोई आपको इतना ही पूछ ले, प्रतिधन एक का प्रत्येक क्यों बना, ई का ये क्यों बना, आप क्या करोगे, आपको इको यणची सूत्र बताना पड़ेगा कि भाई ये उस सूत्र से हुआ है।
ठीक है, या यण संधि में ई के बाद ऐसा मान स्वर आए तो ई का ये बनता, ये कह करके ही आप अपनी बात को बल दे सकते हैं। तो मतलब आपका उदाहरण तो क्या है, प्रत्यक्ष, और नियम क्या है, प्रमाण। क्या है, प्रमाण। तो इन शिक्षण सूत्रों पे कौन सी विधि काम करती है, आगमन। कौन सी काम करती है, आगमन। अब निगमन एकदम इसकी विपरीत हो जाएगी, सूक्ष्म से, अज्ञात से, अमूर्त से, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आप ध्यान रख सकते हैं, याद हो जाएगा, अपन समझ के कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखना भैया, आगमन विधि को भी अपनी प्रतिपुष्टि के लिए निगमन की जरूरत होती है। आगमन को भी अपनी प्रतिपुष्टि के लिए किसकी जरूरत होती है, सुनना सुनना। आगमन मानी क्या होता है, उदाहरण से नियम। आगमन मानी क्या होता है, उदाहरण से नियम। और निगमन मानी क्या होता है, नियम से उदाहरण। अब सुनना महाराज आप बात, ठीक है। आगमन के हमने 4 सोपान लिखे। पहला क्या है, उदाहरण। दूसरा क्या है, तुलना। तीसरा क्या है, नियम। और चौथा क्या है, प्रयोग। क्या है, प्रयोग या उदाहरण, अभ्यास, ठीक है। अब सुनना, आपने उदाहरणों की तुलना करके नियम निकाल लिया। उदाहरणों की तुलना करके क्या निकाल लिया, नियम। अब ऊपर वाले 2 को हटा करके देखो, ये निगमन विधि तो बच रही है। अरे ये क्या बच रही है भाई, ये नियम है और नियम का यहां क्या हो रहा, प्रयोग। प्रयोग उदाहरण में तो होगा, ठीक है। आगमन ने जिस आगमन से आपने जिस नियम की स्थापना की, उस नियम की जांच परखने के लिए, प्रतिपुष्टि के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, निगमन की। किसकी पड़ेगी, निगमन की। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपकी कौन सी प्रणाली है, प्रयोग प्रणाली, आगमन प्रणाली। आगमन को प्राय प्रयोग के नाम से अधिक अपन जानते हैं, ठीक है। कौन सी विधि हो गई, आगमन विधि, ठीक है। हालांकि आगमन विधि के 2 स्वरूप है, ये तो प्रयोग वाला है और दूसरा कौन सा है, सहयोग। कौन सा है, सहयोग। सहयोग क्या कहता है, सहयोग ये कहता है कि भाई आप बच्चे को गद्य पढ़ा रहे हैं, खास तौर पे गद्य पढ़ा रहे हैं या रचना शिक्षण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। गद्य पढ़ा रहे हैं या रचना पढ़ा रहे हैं। अब गद्य पढ़ाते पढ़ाते आपके सामने वाक्य आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। वाक्यों के अंदर शब्द भी आएंगे, वाक्यों के प्रकार भी आएंगे। कभी आपके सामने संयुक्त वाक्य आएगा, कभी आपके सामने मिश्र वाक्य आएगा, कभी आपके पास साधारण वाक्य आएगा, उसमें संधि युक्त पद भी आएंगे, उसमें समास युक्त पद भी आएंगे, उसमें उपसर्ग युक्त पद भी आएंगे, उसमें प्रत्यय युक्त पद भी आएंगे। तो आप क्या करें, अलग से व्याकरण पढ़ाने के बजाय गद्य शिक्षण या रचना शिक्षण करवाते समय साथ में ही उनकी हल्की हल्की व्याख्या करते चलें। तो ये कौन सी प्रणाली कहलाती है, सहयोग प्रणाली। कौन सी प्रणाली, आप सहयोग प्रणाली को ही समवाय प्रणाली भी कहते हैं, समवाय विधि भी कहते हैं। ये कौन कब काम आएगी, गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण करवाते समय। अरे भाई आपके सामने कोई पंक्ति आई कि शेर अभयारण्य में निश्चिंत रहता है, तो आपने वही बता दिया, देखो भाई यहाँ 2 शब्दों से बना है ये, अभय धन अरण्य, और ए और ए मिलता है तो एक दीर्घ संधि होती है, वो बनती है, शब्द क्या बना है, अभयारण्य। और देखो अभयारण्य, अभय में ए क्या है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है नहीं, जिसको भय नहीं उसको क्या कहा जाएगा, अभय। अरण्य एक पर्यायवाची शब्द है जो किसके लिए आता है, जंगल के लिए। तो आपने यहां संधि भी बता दी हल्की सी, उपसर्ग भी बता दिया और एक शब्द भी बता दिया, समझे। अलग से आपने व्याकरण का टॉपिक नहीं चलाया। अलग से टॉपिक चलाने से बच्चे को बोझ की अनुभूति होती कि यार मुझे व्याकरण पढ़नी है, और वहां पाठ पढ़ते पढ़ते साथ में ही उस पाठ में जो जो आया है उसके बारे में आप हाथों हाथ क्या करते जाएं, चर्चा करते जाएं। जैसे पाठ पढ़ाते समय आपके पास वाक्य आया, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, ऐसा कोई कथन आ गया, मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ा रहे हो, तो आपने कहा देखो भाई ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक ये है एक ये है, इन दोनों का अर्थ एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो हम इसे मिश्र वाक्य कह सकते हैं। वहीं आपने मिश्र वाक्य के 5 उदाहरण देकर के बच्चों को और स्पष्ट कर दिया। पहले उदाहरण था, फिर आपने नियम बताया, इसीलिए तो क्या हुई, आगमन। और इसी को क्या कहते हैं, समवाय विधि। क्या कहते हैं, समवाय विधि। लेकिन इसका दोष है, इसका क्या दोष होगा, इससे व्याकरण का सांगोपांग अध्ययन कर पाएंगे नहीं। अरे सिस्टेमेटिकली ज्ञान थोड़ी प्राप्त होगा। कभी कोई दीर्घ का उदाहरण आ गया, कभी कोई यण का उदाहरण आ गया, कभी तत्पुरुष समास का उदाहरण आ गया, कभी बहुव्रीहि का उदाहरण आ गया, तो इससे व्याकरण का क्रमिक व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। ये इसका दोष है। दूसरी बात, पाठ पढ़ाते समय बीच में आपने व्याकरण की चर्चा छेड़ दी तो पाठ का जो मूल रस है उसमें भंग पैदा होगा। ये चीजें कोरिलेटेड है, समझो, माइंड के अंदर मूल रस भंग होगा। तीसरी बात, आपने बीच में व्याकरण की चर्चा छेड़ दी, पता नहीं वो कहां जाकर के रुकेगी। अब
कितना विस्तार जा सकता है, इससे मूल पाठ उपेक्षित हो सकता है, इससे मूल पाठ क्या हो सकता है, उपेक्षित। लाभ क्या हुआ, अलग से व्याकरण शास्त्र नाम का कोई विषय नहीं है, ये लाभ हो गया, बच्चे को बोझ नहीं आएगा और व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान वो साथ साथ प्राप्त कर लेगा। ये कौन सी विधि है आपकी, सहयोग प्रणाली। तो आगमन विधि के कितने रूप थे प्रभु, अरे बोलो कौन कौन से, प्रयोग और सहयोग। सहयोग में पाठ पढ़ाते पढ़ाते व्याकरण सिखाएंगे और प्रयोग में उदाहरणों से नियमों की स्थापना करके उनका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ये कौन सी विधि हो गई, आगमन। कौन सी हो गई, अरे समझ में आयो, अरे आयो आयो, माइंड में बैठा लो रे इनको, एकदम छाप लो, ऐसे क्या बात करते हो आप। अब कौन सी है भैया, अरे बोलो कौन सी विधि, निगमन में किधर से किधर जाना है भैया, नियम से। तो हमने इसके दो रूप देखे हैं, एक तो कौन सा, सूत्र विधि और एक पाठ्य पुस्तक विधि। अब पहले पाठ्य पुस्तक की चर्चा कर लेते हैं महाराज। पाठ्य पुस्तक क्या है, जैसे कई बच्चे पूछते हैं ना सर व्याकरण की अच्छी सी पुस्तक बता दो, व्याकरण की अच्छी सी पुस्तक बता दो। अब मान लीजिए हमने किसी व्याकरण के लेखक की पुस्तक का नाम बता दिया, आपने पुस्तक पढ़ी या हमने वो पढ़ा दी, तो उस पुस्तक को पढ़ने का अपना उद्देश्य क्या रहेगा। उसमें मान लीजिए हमने संज्ञा पढ़नी चालू की, तो हम उसमें उसका पढ़ने का मतलब इतना ही रहेगा, हम संज्ञा की परिभाषा को याद कर लेंगे। और जब भी बच्चे को पूछेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव गुण दशावस्था व्यापार के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने वेद होते हैं, गुरुजी 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक। उसमें जो उदाहरण दिए हुए उसने वो भी पढ़ रखे हैं। अब उसको कोई पूछ ले आपकी संज्ञा क्या है, तब तिरकिड़ धा तिकड़ धा, समझे। उसका मतलब उसने संज्ञा पढ़ना किसको समझा है, उस पुस्तक में दी गई चीज को याद करना समझा। उसको नियम पता है पूरे, उसको पता है कि ई का यह बनता है और उ का वह बनता है, री का रे बनता है जब सामने असमान स्वर हो। लेकिन उसको उदाहरण दे दिया गया, भाई इस उदाहरण में बना स्वश्री धन अनुमति, तब तिरकिट धा तिकड़ दई तिकड़ दई तिरकिट धा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, समझे आप। ये कौन सी प्रणाली का दोष है, बोलो। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपने कर्तव्य कहां कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें दिए गए नियमों और सिद्धांतों को याद करके और उनके दो दो उदाहरण याद करके, ठीक है। ये कौन सी विधि हो गई, पाठ्य पुस्तक। नियम दे दिया गया, सामने दो दो तीन तीन उदाहरण लिख दिए, लेकिन उसके प्रयोग में विद्यार्थी कुशल हो पाया या नहीं हो पाया, इसका इसमें पता भी नहीं रहता। समझ में आ गई। अरे भाई जैसे आपको हमने कोई दे दिए नोट्स, समास के नोट्स दे दे, मान लीजिए आपको परिभाषा भी लिख दे, परिभाषा भी लिख दे कि साहब इसमें द्वितीय पद प्रधान होता, तत्पुरुष समास कहते हैं। 4 उदाहरण दे दिए, अब 5वां उदाहरण कोई दे दें तो दिक्कत आएगी यार, द्वितीय पद। अब आपको कोई के समास पढ़ लिया, हाँ गुरुजी पढ़ लिया, कहीं से भी पूछ लो, जहां तीसरा अर्थ निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। परिभाषा पता है, उसमें 2-3 दिए गए वो उदाहरण भी पता है, लेकिन उनके प्रयोग में खुद कुशल है या नहीं, इसका ना तो खुद को पता ना शिक्षक को पता है, उसी को समझ लेते हैं। और तकरीबन 8वीं 10वीं तक हम व्याकरण इसी ढंग से पढ़ते आए हैं। पाठ के पीछे व्याकरण के कुछ खंड दिए हुए होते थे, उनको याद करके अपन कक्षा वहां लिखाते थे कि भाई वहां पूछा जाता था कि ये उपसर्ग जी कितने होते हैं, एक सब 22 होते हैं, 22 के 22 रट रखे हैं जी, प्रप्राप समनोबनिस निरदुस दुर्वियांग निधि अधिसूद प्रति परिऊप, 2-2 उदाहरण भी बच्चों को, बस ठीक है, काम खत्म हो गया। समझे आप इस बात को। ये कौन सी विधि है आपकी, अरे बोलो, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहां कौन सी है, सूत्र। अब देखो पाठ्य पुस्तक प्रणाली अंग्रेजी से हिंदी में आई है, ध्यान देना। ये कहां से आई है, क्योंकि अंग्रेजी में ग्रामर की अलग पुस्तकों का प्रचलन था, ठीक है। फलाने लेखक ने अंग्रेजी की व्याकरण लिखी, उसने लिखी, तो हिंदी में भी ये प्रचलन हो गया, व्याकरण की अलग से पुस्तकें चलने लगी। और विद्यार्थी क्या करते, इसलिए कभी भी आपने देखा होगा जब भी कोई मुझे पूछे व्याकरण की पुस्तक, में कभी नहीं बताता, क्योंकि पुस्तक पढ़ करके व्याकरण में कुशल हुआ ही नहीं जा सकता। क्या करेगा बच्चा, नियम याद कर लेगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं जो उसने रट लिए, ठीक है। प्रयोग नहीं करना आएगा उसको, उदाहरण रट रखे हैं और उन उदाहरणों के बाहर कोई उदाहरण चला गया ना, तब गड़बड़ हो जाएगा पूरा खेल। इसलिए कंसेप्ट उसमें क्लियर नहीं हो पाता, व्याकरण सीखनी ही पड़ती है, ठीक है। और इसको सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें क्या हो जाता है, तोता हो जाता है। क्या हो जाता है, उसने पूरी परिभाषाएं रट रखी हैं, उसको पता है कि टेंस के कितने रूप होते हैं और प्रत्येक टेंस में कितने प्रकार के वाक्य चलते हैं, लेकिन कोई नया वाक्य दे दे तब गड़बड़ हो जाएगा उसके सामने। समझे आप इस बात को, ठीक है। ये सूत्र विधि संस्कृत से हिंदी में आई, ये दोनों बाहर से आई हुई हैं। ये संस्कृत से कहां आई, क्योंकि संस्कृत व्याकरण की मूल पुस्तक महर्षि पाणिनि ने लिखी, अष्टाध्यायी। अरे कौन सी लिखी, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी लिख दी वरदराज आचार्य ने,
फिर भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिख दी। और संस्कृत के आचार्यों ने संस्कृत सीखना या भाषा सीखने का उद्देश्य उनको याद करना सीखा, समझा कि भाई लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र याद कर लो, वृत्ति याद कर लो, आपको संस्कृत आती है जी। ठीक है, इसी ढंग से संस्कृत उसमें चलती है। भाई उसमें कैसे चलती है, मान लीजिए ये आ गया आपका जैसे इको यणची, ये यण संधि का सूत्र है। इका स्थान यण शादची संहितायाम अवश्य विषय, उसके सामने उसके दो उदाहरण आ गए, स्पष्ट कर दिया। फिर अगला सूत्र आया, उसके दो उदाहरण आ गए, फिर अगला सूत्र आया, फिर उसके दो उदाहरण आ गए। इससे फायदा क्या होगा, समय कम, समय कम, रटने की प्रवृत्ति का विकास। तो ये दोष है, लेकिन स्मरण शक्ति का विकास ये क्या हो गया, गुण हो गया। समय पर पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, पूरा है, बच्चे भी राजी, गुरुजी भी राजी है, गुरुजी की परिश्रम भी क्या होगा, कम। लेकिन छोटे बच्चे क्या सूत्र विधि से पढ़ पाएंगे, है? ये उच्च कक्षाओं में तो उपयोगी साबित हो सकती है। भाई उच्च कक्षाओं के बच्चे तो सूत्रों की व्याख्या को समझ सकते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। और यह भी पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बच्चे को इसमें रटना ही रटना पड़ता है। समझ में आ गई कौन सी विधि हो गई, सूत्र विधि। सूत्र किसे कहते हैं, अब अपन इसको विस्तार देना चाहें तो माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लो। सूत्र विधि क्या है, पूरी व्याकरण को छोटे छोटे सूत्रों में बांध दिया जाता है, ठीक है, और दो दो तीन तीन उदाहरण देकर के उनकी उपयोगिता सिद्ध कर दी जाती है। ठीक है, जैसे शायद लघु सिद्धांत कौमुदी में 3965 के आसपास सूत्र हैं। ठीक है, अभी ये सूत्र याद कर लिए व्यक्ति ने पीछे पढ़ करके, तो व्याकरण में तो क्या है, निपुण उनके अनुसार। लेकिन क्या छोटा बच्चा इन सूत्रों की उपयोगिता समझ पाएगा, उसको तो बताना पड़ेगा, बेटा देख ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई का क्या बनेगा। या छोटा को क्या दोष है, यहाँ तो बड़ू बूढ़ों को भी बताना पड़ता है, इसमें क्या है बताइए। ठीक है, ये कौन सी विधि हो गई आपके, सूत्र विधि। वैसे सूत्र कहते किसको है, जो अल्प अक्षर वाला हो, छोटा। मैंने कहा था ना सूक्ष्म, सूत्र मानी नियम, सूत्र मानी नियम, अल्प अक्षर वाला हो, सर्वतोभावेन प्रभावी, हर जगह काम में आए, अनिंद्य, जिसकी निंदा न की जा सके, जो दोष रहित हो, उसी को क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। और ये कौन सी भाषा से हिंदी में आई है, क्योंकि संस्कृत भाषा की पूरी व्याकरण किस विधि पर चलती है, बोलो, सूत्र विधि पर। ठीक है, अब जो आगमन के गुण थे वो इसके दोष हैं, और जो आगमन के दोष थे वो इसके गुण हैं। ठीक है, छोटे बच्चों को आप आगमन से पढ़ाओ, ठीक है, और बहुत ऊंची कक्षाओं में आप निगमन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रभु, लेकिन इसका जो सर्व उत्कृष्ट रूप होता है वो क्या होता है, आगमन निगमन, दोनों का मिला जुला स्वरूप, दोनों का मिला जुला स्वरूप। वैसे हम यह भी कह चुके हैं आपको क्या, कि आगमन में ही निगमन भी शामिल है, आगमन में ही क्या शामिल है, निगमन भी शामिल है। तो बताओ व्याकरण पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कब तक पढ़ाना, कब से चालू करना, कितना पढ़ाना, ये मस्तिष्क में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? तो एक बार बोलो ना यार, ऐसे क्या है, ऐसे गुमसुम बैठे हो। किसका शिक्षण करवाना है, बोलो। 3 सिद्धांत आए। पहले सिद्धांत ने क्या कहा, व्याकरण ही व्याकरण पढ़ाओ। क्या कहा, क्योंकि बिना व्याकरण के भाषा का ज्ञान संभव है। तो फिर दूसरे आए कि व्याकरण को गोली मारो, नी पढ़ानी व्याकरण। कबीर जी ने नी पढ़ी थे, वो ज्ञानी आदमी है। समाज में बहुत से ज्ञानी लोग हैं, हमने मातृभाषा श्रवण अनुकरण अभ्यास से सीखी है, व्याकरण से नहीं सीखी। व्याकरण भाषा के पीछे चलता है, पहले भाषा का जन्म हुआ, व्याकरण नहीं पढ़ाने देंगे। ये कौन सा सिद्धांत है, व्याकरण। फिर हमने एक बीच का है, हमने बीच का रास्ता निकाला कि भाई बहुत अधिक व्याकरण तो मत पढ़ाओ, लेकिन थोड़े थोड़े तो पढ़ाओ। कंप्लीटली व्याकरण पर निर्भर नहीं होना है, लेकिन भाषा के मानक रूप का निर्धारण करने के लिए, भाषा के गठन की चर्चा करने के लिए सामान्य व्याकरण का ज्ञान होना भी आवश्यक। ये क्लियर हुआ। फिर हमने कहा कि 5वीं कक्षा तक के बच्चों को तो शुद्ध भाषा का अनुकरण करने की आदत डालो, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ा। 6वीं से व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान देना चालू कर दो, और माध्यमिक स्तर पे आते आते आप व्याकरण को विषय के रूप में पढ़ा सकते हैं, व्याकरण को एक विषय के रूप में पढ़ा सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ करके हमने ये तय किया कि एक तो विधि कौन सी है, बोलो, दूसरी कौन सी है, निगमन, और तीसरी कौन सी है, भाषा संसर्ग। देखना कौन सी है, भाषा संसर्ग। आगमन में क्या होगा, आगमन में 2 होंगे, एक तो होगा प्रयोग, फिर एक क्या होगा, सहयोग। प्रयोग में क्या करोगे, उदाहरण दोगे। क्या दोगे, उदाहरणों की क्या करोगे, तुलना से क्या निकालोगे, और निष्कर्ष का क्या करोगे, प्रयोग और अभ्यास। ठीक है,
और सहयोग में क्या होगा, पाठ पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण करवाते समय साथ साथ व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाते हुए चलना। अब साहब इस ढंग से चलेंगे तो कंप्लीट व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाएगा, और इस ढंग से चलेंगे तो समय अधिक लगेगा, मेहनत अधिक लगेगी, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा, लेकिन बच्चे को रटना नहीं पड़ेगा। बच्चे की चिंतन क्षमता का क्या होगा, विकास, उसमें अवबोधनात्मक शक्ति, अन्वेषण कौशल, खोजी प्रकृति का विकास होगा, वो तोता नहीं बनेगा। ठीक है, फिर हम किधर आए, निगमन पे। निगमन को हमने फिर दो भागों में बांटा, एक तो कौन सी, सूत्र, एक कौन सी, पाठ्य पुस्तक। सूत्र में क्या हुआ, व्याकरण को छोटे छोटे सूत्रों में हमने बांट दिया और उनको बच्चे को रटवा दिया। रटवाना अमनोवैज्ञानिक काम है, लेकिन उससे स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, दूसरी बात, सूत्र विधि निम्न कक्षाओं के लिए पूर्णतः अनुपयोगी है, उच्च कक्षाओं में काम में आ सकती है, क्योंकि बड़े बच्चे तो याद कर सकते, समझ भी सकते हैं, समय पर पाठ्यक्रम पूरा होगा, मेहनत कम लगेगी, लेकिन रटना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कौन सी है, पाठ्य पुस्तक। आप व्याकरण की अच्छी पुस्तक सजेस्ट कर दो कि बेटा पढ़ लेना, ठीक है, या आपने पढ़ा दी तो बच्चा परिभाषाएं याद करना ही व्याकरण सीखना समझ लेता है, लेकिन उनके प्रयोग में वो कुशल नहीं हो पाता। ठीक है, फिर कौन सी आई, भाषा संसर्ग। आप बच्चों को, ये हालांकि प्राथमिक स्तर पे व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे उचित है कौन सी, भाषा संसर्ग, और इन दोनों में उचित कौन सी है, कौन सी है, आगमन। फिर भाषा संसर्ग आई। भाषा संसर्ग में क्या होता है भैया, भाषा, अच्छी लेखकों की पुस्तकों, अच्छे लेखकों के नाटक कहानी बच्चे को पढ़ाए जाए, उसमें भाषा का प्रयोग पहले से शुद्ध हो, व्याकरण के अनुकूल हो, तो बच्चे में स्वाभाविक तौर पे शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की आदत विकसित हो जाएगी। लेकिन ये अधूरी विधि है, इससे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक है, ये मनोवैज्ञानिक है। भाई व्याकरण का उद्देश्य प्राप्त हो रहा है ना, उद्देश्य क्या है व्याकरण का, शुद्ध भाषा का आदत हो, शुद्ध भाषा का बच्चा क्या करे, प्रयोग। लेकिन प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए ठीक विधि है, बाकी तो आपको अलग से व्याकरण शास्त्र का ज्ञान करवाना ही पड़ेगा, और जब करवाना पड़ेगा तो ज्यादा उचित कौन सी है, आगमन। और दोनों का एक मिला जुला रूप होता है कौन सी, आगमन निगमन, जो सर्वोत्कृष्ट विधि है व्याकरण पढ़ाने के लिए, सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है, आगमन निगमन। हालांकि हमने आपको यह भी स्पष्ट किया कि आगमन में ही कौन शामिल है, कौन शामिल है, समझ में आ गई भैया, इनके गुण दोष आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, और इनके सूत्र आगमन के जो है शिक्षण सूत्र, उसके एकदम विपरीत किसकी है, निगमन के, और निगमन के जो है उनके एकदम विपरीत किसके हैं, समझ में आ गया, अरे समझ में आयो, व्याकरण शिक्षण माइंड में क्लियर हुआ, कक्षा को विश्राम दे दूं, पक्का, जय हिंद।